हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से बन के और इसी तरह के बन के दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे वो कौन से थे। और उसके अलावा दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो को। संस्कृत में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं आपसे ये पूछ रहा है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो दोस्तों, संस्कृत में वचन होते हैं 3 यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं, कितने पुरुष होते हैं ये पूछ रहा है। 1 पुरुष होता है, 3 पुरुष होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत में पुरुष होते हैं 3 पुरुष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में लिंग होते हैं, ठीक है। 1 लिंग होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है। तो दोस्तों, संस्कृत में लिंग होते हैं 3 लिंग, ठीक है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि कैंची का संस्कृत रूप है, यानी कैंची को संस्कृत में क्या कहते हैं। कर्षक कहते हैं, कर्तरी कहते हैं, कविया कहते हैं या फिर झील कहते हैं। तो दोस्तों, कैंची को संस्कृत में कहते हैं कर्तरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है नर्स का अर्थ है, यानी नर्स को संस्कृत में क्या कहते हैं। समाप्त कहते हैं, चमक कहते हैं, ठीक है, उपचारिका कहते हैं या फिर ये सभी। तो दोस्तों, नर्स को संस्कृत में कहते हैं उपचारिका, ठीक है, यानी जो उपचार करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ऊर्मी का अर्थ है पगड़ी है, दवा है, लहर है या कोई नहीं। तो दोस्तों, ऊर्मी का अर्थ हो जाता है दोस्तों लहर, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सलभा का अर्थ है। तो सलभा का अर्थ क्या होता है। नेवला है, टिड्डा है, मक्खी है या फिर ये सभी। तो दोस्तों, सलभा का अर्थ हो जाएगा टिड्डा। तो आपको राइट आंसर इस तरीके से टिड्डा लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कपोता का अर्थ है बिल्ली है, चूहा है, कबूतर है या फिर कौवा है। तो कपोता का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कबूतर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वन मुगद का हिंदी रूप मशरूम, दाल, बैंगन या फिर लोबिया, यानी वन मुगद का हिंदी रूप क्या होगा। तो दोस्तों, लोबिया को संस्कृत में क्या कहेंगे, वन मुगद, या वन मुगद को हिंदी में क्या कहेंगे, लोबिया कहेंगे, ठीक है। यानी जो लोबिया सब्जी होती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, वन मुगद कहते हैं, ठीक। चने का संस्कृत रूप, यानी चने को संस्कृत में क्या कहते हैं, चणका कहते हैं, मासा कहते हैं, तंडुल कहते हैं या फिर अन्नम कहते हैं। तो चने को संस्कृत में कहते हैं चणका यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शार्दुल का हिंदी रूप है। तो घोड़ा है, हाथी है, बाघ है या फिर बंदर है। तो शार्दुला का हिंदी रूप हो जाएगा दोस्तों बाघ, ठीक है, यानी टाइगर जो होगा उसको संस्कृत में शार्दुला कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चणका का क्या अर्थ है। गेहूं है, चना है, चावल है या फिर दाल है। तो चणका का अर्थ हो जाएगा दोस्तों चना यहाँ पे, ठीक। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2015 से लेकर 2023 के जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है। और उसके अलावा दोस्तों, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जम्बू का अर्थ है अंजीर है, जामुन है, नारियल है या फिर अंगूर है। तो दोस्तों, जम्बू का अर्थ होता है जामुन, ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं, यानी जो क्रिया होती है किस समय हो रही है, अगर समय का ज्ञान हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, धातु कहते हैं, लकार कहते हैं, काल कहते हैं या फिर कर्म कहते हैं। तो दोस्तों, इसको कहेंगे काल, यानी समय यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि काका का हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। कबूतर कहते हैं, मोर कहते हैं, कौवा कहते हैं या फिर मैना कहते हैं। तो काका का हिंदी भाषा में अर्थ होता है दोस्तों कौवा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सस्का को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। शेर कहते हैं, चीता कहते हैं, खरगोश कहते हैं या फिर बंदर कहते हैं। तो शस्का को हिंदी भाषा में कहते हैं दोस्तों खरगोश। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि यवनाला का अर्थ है ज्वार है, तिल है, दाल है या फिर छोले हैं। तो यवनाला का अर्थ होता है दोस्तों ज्वार, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है केला का संस्कृत रूप है। तो अछोटम है, कदली फलम है, येखना है या फिर नारंगम है, ठीक है। तो केला का संस्कृत रूप हो जाएगा दोस्तों कदली फलम, यानी कदली फलम को हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केला, यानी और या फिर केले को संस्कृत में क्या कहते हैं, कदली फलम कहेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जामाता का हिंदी अर्थ है, क्या है? जमाई है, दामाद है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जामाता का हिंदी अर्थ हो जाएगा दोनों, यानी जमाई भी कहते हैं और दामाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नकुला का हिंदी अर्थ है, नेवला है, टिड्डा है, मक्खी है या फिर ये सभी। तो नकुला का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों नेवला यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि द्वादश शब्द बोधक है, 2 का, 12 का, 22 का या फिर 32 का। तो द्वादश शब्द बोधक हो जाएगा दोस्तों 12 का, यानी जो 12 होता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वादश, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है करकटी का अर्थ है, जामुन है, संतरा है, खीरा है या फिर आम है। तो करकटी का अर्थ होता है दोस्तों खीरा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पंडालू का अर्थ है, तो पालक है, आलू है, प्याज है या फिर मिर्च है। तो पंडालू का अर्थ होता है दोस्तों प्याज, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कुष्मांड का अर्थ है, तरबूज है, कद्दू है, लहसुन है या फिर प्याज है। तो कुष्मांड का अर्थ होता है दोस्तों कद्दू। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि केकड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुलीरा कहते हैं, क्रूम कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, झस कहते हैं। तो केकड़े को संस्कृत में कहते हैं कुलीरा। अगला क्वेश्चन आता है गृह गोधिका का हिंदी अर्थ है, कालीन है, कमरा है, छिपकली है या फिर कोई नहीं। तो गृह गोधिका का हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों छिपकली। छिपकली को संस्कृत में क्या कहते हैं? गृह गोधिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दुर्गथान का अर्थ है, नाव है, जीप है, बैलगाड़ी है या फिर साइकिल है। तो दुर्गथान का अर्थ है दोस्तों जीप, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिरण का संस्कृत रूप है, कुरंगा है, सरगा है, अश्वा है या फिर सलभा है। तो हिरण का संस्कृत अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कुरंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अढ़ाकी शब्द का अर्थ है, उड़द है, चावल है, अरहर है या फिर दाल है। तो अढ़ाकी शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अरहर हो जाता है, यानी अरहर जो होती है, यानी अरहर की जो दाल होती है वो क्या होती है? उसको संस्कृत में कहते हैं अढ़ाकी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्कंधा का हिंदी अर्थ होगा, कंधा होगा, कपड़ा होगा, चूहा होगा या फिर चींटी होगी। तो स्कंधा का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों कंधा, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि राम कोशातकी शब्द का अर्थ है, तोरई है, टिंडा है, भिंडी है या फिर प्याज है। तो राम कोशातकी शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भिंडी, यानी भिंडी को संस्कृत में क्या कहते हैं? राम कोशातकी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि पंसा का हिंदी अर्थ होगा, कटहल होगा, टिंडा होगा, भिंडी होगी, लौकी होगी। तो पंसा का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों कटहल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है। तो अंगुष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? अंगुली है, अंगूठा है, अम्बड़ी है या फिर अंगूर है। तो अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है दोस्तों अंगूठा। अंगूठे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगुष्ठ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि घोटक शब्द का अर्थ है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है या फिर हाथी है। तो घोटक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों घोड़ा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चस्का का हिंदी अर्थ है, चूहा है, प्याला है, चूसना है या फिर बादल हो जाएगा। तो चस्का का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्याला। प्याला होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चस्का कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि वर्षभ शब्द का अर्थ है, भैंस है, ऊँट है, बैल है या फिर कुत्ता है। तो वर्षभ शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बैल, यानी बैल को संस्कृत में क्या कहेंगे? वर्षभ, या वर्षभ को हिंदी में क्या कहेंगे? बैल कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संप्रदान कारक का संबंध किससे है? प्रथम विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, पंचमी विभक्ति से या फिर चतुर्थ विभक्ति से। तो संप्रदान कारक का संबंध हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन में आएगा, तृतीय विभक्ति से इसका संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अपादान कारक का संबंध किससे है? पंचमी विभक्ति से, प्रथमा विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपादान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान। तो अपादान क्या हुआ? प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, ये पंचमी विभक्ति का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रामस्य किस विभक्ति और किस वचन का शब्द है? पंचमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, चतुर्थी बहुवचन का या फिर सप्तमी एक वचन का। तो रामस्य किस विभक्ति और किस वचन का शब्द है दोस्तों? तो ये है षष्ठी विभक्ति और एक वचन, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामस्य जो होगा वो षष्ठी विभक्ति उसमें होगी और वचन होगा एक वचन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रामान किस विभक्ति का शब्द है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो रामान जो है ये किस विभक्ति का शब्द है? तो ये है द्वितीय विभक्ति का शब्द है यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि
नदीषु किस विभक्ति और वचन का शब्द है? तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन का। तो नदीषु हो जाएगा दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नदी भी किस विभक्ति और वचन का शब्द है? नदी भी, ठीक, तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति बहुवचन का, या फिर चतुर्थ विभक्ति एक वचन का। तो नदी भी ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संस्कृत में पद होते हैं, एक पद होता है, दो पद होते हैं, तीन पद होते हैं, चार पद होते हैं। तो संस्कृत में पद होते हैं दो पद यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है किरा शब्द का अर्थ है तोता, मोर, मैना या फिर गौरैया। तो किरा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों तोता होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है पिका का अर्थ है तो हिरन है, कोयल है, पीपल है या फिर घोड़ा है। तो पिका का अर्थ होता है दोस्तों कोयल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है संस्कृत में कारकों की संख्या होती है 3, 4, 8 या फिर 9। तो संस्कृत में कारकों की संख्या होती है दोस्तों 8 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जेल है, पहाड़ है, सरदार पटेल है या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा सरदार पटेल यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि लिंग का अर्थ है भाव है, चिन्ह है, विचार है या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का अर्थ होता है दोस्तों चिन्ह, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अंत में अहन तथा आहा वाले शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जिनके अंत में अहन और आहा आते हैं ये होते हैं दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का शब्द छांटिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो नपुंसक लिंग है वो हमें छांटना है। नदी, चंद्रमस, मुनि या फिर वारी। तो यहाँ पर जो ये वारी है ये नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है।